लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है। काशी में मनोरमा के मकान के अंदर फर्श पर नागर बैठी हुई और उसके पास ही एक खूबसूरत नौजवान आदमी छोटे छोटे 3-4 तकियों का सहारा लगाए अधलेटा सा पड़ा जमीन की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहा है। इन तीनों के सिवाय कमरे में कोई तीसरा नहीं है। नागर, मैं फिर भी तुमसे कहती हूं कि किशोरी का ध्यान छोड़ दो, क्योंकि इस समय मौका समझकर माया रानी ने उसे आराम के साथ रहने का हुक्म दिया है। जवान, ठीक है, मगर मैं उसे किसी तरह की तकलीफ तो नहीं देता, फिर उसके पास मेरा जाना तुमने क्यों बंद कर दिया? नागर, बड़े अफसोस की बात है कि तुम माया रानी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते। जब भी तुम किशोरी के सामने जाते हो वो जान देने के लिए तैयार हो जाती है। तुम्हारे सबब से वो सूख कर कांटा हो गई है। मुझे निश्चय है कि 2-3 दफे अगर तुम और उसके सामने जाओगे तो वो जीती न बचेगी, क्योंकि उसमें अब बात करने की भी ताकत नहीं रही, और उसका मरना माया रानी के हक में बहुत ही बुरा होगा। जब तक किशोरी को यह निश्चय न होगा कि तुम इस मकान से निकाल दिए गए, तब तक वो मुझसे सीधी तरह बात भी न करेगी। ऐसी अवस्था में माया रानी की आज्ञा अनुसार मैं उसे कैद रखने की अवस्था में भी क्यों कर खुश रख सकती हूं। जवान, कुछ चिढ़कर, ये बात तो तुम कई दफे कह चुकी हो, फिर घड़ी घड़ी क्यों कहती हो? नागर, खैर ना सही, 100 की सीधी एक ही कहे देती हूं कि किशोरी के बारे में तुम्हारी मुराद पूरी ना होगी, और जहां तक जल्द हो सके तुम्हें माया रानी के पास चले जाना पड़ेगा। जवान, यदि ऐसा ही है तो लाचार होकर मुझे माया रानी के साथ दुश्मनी करनी पड़ेगी। मैं उसके कई ऐसे भेद जानता हूं कि उन्हें प्रकट करने में उसकी कुशल नहीं है। नागर, अगर तुम्हारी ये नीयत है तो तुम भी जहन्नुम में भेज दिए जाओगे। जवान, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जहरीली अंगूठी से डरने वाला नहीं हूं। इतना कहकर नौजवान उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकला ही चाहता था कि सामने का दरवाजा खुला और भूतनाथ आता हुआ दिखाई दिया। नागर ने जवान की तरफ इशारा करके भूतनाथ से कहा, देखो इस नालायक को, मैं पैरों से समझा रही हूं, मगर कुछ भी नहीं सुनता और जानबूझकर माया रानी को मुसीबत में डालना चाहता है। इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा, हाँ, मैं भी पिछले दरवाजे की तरफ खड़ा खड़ा इस हरामजादे की बातें सुन रहा था। हरामजादे का शब्द सुनते ही उस नौजवान को क्रोध चढ़ आया और वो हाथ में खंजर लेकर भूतनाथ की तरफ झपटा। भूतनाथ ने चालाकी से उसकी कलाई पकड़ ली और कमरबंद में हाथ डाल के ऐसी अड़ानी मारी कि वो धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। नागर दौड़ी हुई बाहर चली गई और एक मजबूत रस्सी ले आई जो उस नौजवान के हाथ पैर बांधने के काम में आई। भूतनाथ उस नौजवान को घसीटता हुआ दूसरी कोठरी में ले गया और नागर भी भूतनाथ के पीछे पीछे चली गई। आधे घंटे के बाद नागर और भूतनाथ फिर उसी कमरे में आए और दोनों प्रेमी मसनद पर बैठकर खुशी खुशी हंसी दिल लगी की बातें करने लगे। अंदाज से मालूम होता है कि ये दोनों उस नौजवान को कहीं कैद कर आए हैं। थोड़ी देर तक हंसी दिल लगी होती रही। इसके बाद मतलब की बातें होने लगी। नागर के पूछने पर भूतनाथ ने अपना हाल कहा और सबके पहले वो चिट्ठी नागर को दिखाई जो राजा गोपाल सिंह के लिए कमलिनी ने लिख दी थी। इसके बाद माया रानी के पास जाने और बातचीत करने का खुलासा हाल कह के वो दूसरी चिट्ठी भी नागर को दिखाई जो माया रानी ने नागर के नाम लिखकर भूतनाथ के हवाले की थी। ये सब हाल सुनकर नागर बहुत खुश हुई और बोली, ये काम सिवाय तुम्हारे और किसी से नहीं हो सकता था, और यदि तुम माया रानी की चिट्ठी ना भी लाते तो भी तुम्हारी आज्ञानुसार काम करने को मैं तैयार थी। भूतनाथ, सो तो ठीक है, मुझे भी यही आशा थी, परंतु यों ही एक चिट्ठी तुम्हारे नाम की लिखा ली। नागर, पर ताज्जुब है कि राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह आज के पहले से इस शहर में आए हुए हैं, मगर अभी तक इस मकान के अंदर उन दोनों के आने की आहट नहीं मिली। ना मालूम वे दोनों कहाँ और किस धुन में हैं। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब ये कहिए कि आप क्या करना चाहते हैं? भूतनाथ, कुछ देर सोचकर, अगर ऐसा है तो मुझे स्वयं उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। मुलाकात होने पर दोनों को गुप्त रीत से इस मकान के अंदर ले आऊंगा और किशोरी कामनी को छुड़ाकर यहां से निकल जाऊंगा। फिर धोखा देकर किशोरी और कामनी को अपने कब्जे में कर लूंगा, अर्थात उन्हें कोई दूसरा काम करने के लिए कहकर किशोरी और कामनी को रोहतास गढ़ पहुंचाने का वादा कर ले जाऊंगा और उस गुप्त खोह में, जिसे मैं अपना मकान समझता हूं,
और तुम्हें दिखा चुका हूं, अपने आदमियों के सुपुर्द करके गोपाल सिंह से आ मिलूंगा और फिर उसे कैद करके माया रानी के पास पहुंचा दूंगा, जिसमें वो अपने हाथ से उसे मारकर निश्चिंत हो जाए। नागर: बस बस, तुम्हारी ये राय बहुत ठीक है। अगर इतना काम हो जाए तो फिर क्या चाहिए? माया रानी से मुंह मांगा इनाम मिले, क्योंकि इस समय वो राजा गोपाल सिंह के सबब से बहुत ही परेशान हो रही है। यहां तक कि कुंवर इंद्रजीत सिंह वगैरह के हाथ से तिलिस्म को बचाने का ध्यान तक भी उसे बिल्कुल ही जाता रहा। यदि वो गोपाल सिंह को मार के निश्चिंत हो जाए तो अपने से बढ़कर भाग्यवान दुनिया में किसी को नहीं समझेगी, जैसा कि थोड़े दिन पहले समझती थी। भूतनाथ: जो मैं कह चुका हूं वही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, अब तुम इस मकान का पूरा पूरा भेद मुझे बता दो, जिसमें किसी तहखाने, कोठरी, रास्ते या चोर दरवाजे का हाल मुझसे छिपा न रहे। नागर: बहुत अच्छा, चलिए उठिए। जहां तक हो सके इस काम से भी जल्द ही निपट लेना चाहिए। नागर ने उस मकान का पूरा पूरा भेद भूतनाथ को बता दिया। हर एक कोठरी, तहखाना, रास्ता और चोर दरवाजा तथा सुरंग दिखा दिया और उनके खोलने और बंद करने की विधि भी बता दी। इस काम से छुट्टी पाकर भूतनाथ नागर से विदा हुआ और राजा गोपाल सिंह तथा देवी सिंह की खोज में चारों ओर घूमने लगा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।